हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी जीडी का एक पेपर सॉल्व करने वाला हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर किस दिन हुआ था दोस्तों, 16 नवंबर को। 16 नवंबर का जो पहला शिफ्ट का पेपर था, लेटेस्ट बिल्कुल एसएससी में लिया गया पेपर है और टीसीएस द्वारा भी लेटेस्ट लिया गया पेपर है। तो आपको बता दूं कि सबसे बाद में अभी जो सबसे लेटेस्ट पेपर है वो एसएससी जीडी का ही है, जिसका आंसर की अभी अभी आया है। ठीक है, 24 या 25 दिसंबर को शायद आंसर की आया था। तो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि सबसे जो लेटेस्ट पेपर एसएससी ने लिया है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या कुछ नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए थे। आप जब पूरी वीडियो को देखिएगा तो समझ पाइएगा कि क्या कुछ नए कॉन्सेप्ट या फिर नए टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा है या कोई नया सिलेबस लिया है, कोई नया टॉपिक उठाया है। जैसे आपने एमटीएस का अगर सोल्यूशन देखा होगा तो एमटीएस में आप देखेंगे कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, मीन निकालने के लिए आ रहा है, अब मीडियन निकालने के लिए आ रहा है, ठीक है, मोड निकालने के लिए आ रहा है। तो स्टैटिक्स इक्वेशन भी आ रहे हैं उसमें, तो डेफिनेटली आपको स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। स्टैटिक्स पहले इतने नहीं आते थे लेकिन अभी एमटीएस में आया हुआ है। तो अब आप जब जीडी की सोल्यूशन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या एसएससी जीडी में भी स्टैटिक्स पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है। और अगर इसमें भी पूछा गया होगा तो आप समझ लीजिए कि ये एक नया टॉपिक रेगुलर अब आने वाला है एसएससी के किसी भी पेपर में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो या जीडी एमटीएस कोई सा भी हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा और आप एमटीएस के लिए नाराज ना हो कि एमटीएस की वीडियो आएगी नहीं। एमटीएस की मैं कंटिन्यू डेली एक वीडियो ला रहा हूं। ठीक है, तो अभी भी मेरी कोशिश यही जारी है जब तक एमटीएस का पूरा 42 शिफ्ट, देखो 42 शिफ्ट्स जब तक मैं सॉल्व नहीं कर देता एमटीएस को हम ब्रेक नहीं करेंगे। एमटीएस पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद जीडी का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अभी हमने पेड बैच भी लॉन्च किया है, तो अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। पेड का अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, पेड कोर्स के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो जरूर से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारा चैनल यूट्यूब पे एनके मैथ्स नंदू कुमार और फिर इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम से सर्च करके और हमें फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन अपने पास सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन है 45 माइनस 3 और इनटू का ये पूरा आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अभी भी बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको। ये सिंप्लीफिकेशन का है इसलिए इसको इंग्लिश में हमने नहीं ऐड किया। बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे जहां लैंग्वेज होगी वहां हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखो जहां पे ऑफ लगा है तो ये तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये 24 बन जाएगा। और यहाँ डिवाइड करना है तो ये 3 चौके 12 और 6 चौके 24, ये भी 24 है, ये भी 24 है, यानी कि यहां तक तो 48 हो गया। एक मिनट, ये 48 है। फिर आप देखेंगे कि ये माइनस है और ये 5 चौके 20 है। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला हो गया केवल, और जो बाहर है वो लिख लेते हैं 3 माइनस की 45 और यहाँ पर प्लस का 6 ये है। आप यूनिट डिजिट पे डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि हर एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट थोड़ा बहुत डिफरेंट जरूर है। फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये 45 हो गया और माइनस 48 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि 48 में से 20 जाएगा तो आएगा 28 और 8 3 24। देखो ये 3 गुणा में 28 है और प्लस का 6 है। अब मैं यूनिट डिजिट पे काम कर रहा हूं तो ये 8 3 24 यूनिट पे 4 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट पे 5 है और माइनस यहाँ पे 6 है। तो आप देखेंगे कि 6 5 11 में से 4 जाएगा तो 7 कैसे आने लगा भाई, कहीं पर गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। 45 ठीक है, और 6 चौके 24 और 12 3 चौके 12 6 चौके 24 24 48 में से 5 चौके 20 चला गया तो ये कितना बच गया 28 और इंटू का 3 प्लस का 6। 8 3 24 का 4 हमने लिख दिया, ये 6 ही है और ये 5 ही है। तो 6 5 11 में से 4 गया 7। एक बार पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो अच्छा ये बात है, देखो देखो एक मिनट, यहाँ पर क्या है ना, ये लाइन हम गलत लेके चल रहे हैं। कैसे गलत लेके चल रहे हैं आप देखिए, ये जो 45 है ये पॉजिटिव नंबर है, ये 6 भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये 45 और 6 जो हो रहा है ये 51 हो रहा है पॉजिटिव का, और माइनस ये 3 गुना जो 88 है 28 ये नेगेटिव का है। अब बताओ ये वाला टर्म बड़ा है या ये वाला टर्म बड़ा है। आप डेफिनेटली कहोगे कि ये टर्म बड़ा है, अगर माइनस कंसीडर ना करें तो इसका मतलब हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो 8 3 24 यानी कि यूनिट डिजिट 4 है और इसमें यूनिट डिजिट 1 है, तो अगर 4 में से 1 को माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट 3 बनेगा, यानी कि 3 किस में है, इसमें है। ठीक है, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वरना बहुत जल्दी हम सॉल्व करते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व कर भी सकते थे इसको। ठीक है, बस हमें यूनिट डिजिट पे काम करना था। आगे बढ़ते हैं, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट फास्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों कि 36 मीटर पटुआ यानी कि जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर पटुआ के
विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये जो 36 मीटर है ना, आप इसको 36 रुपए समझ लीजिए, ठीक है, रुपए समझ लोगे बनाना आसान होगा, ठीक है। 36 मीटर को आप 36 रुपीज मान लो, और इतने में बेचने से यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, तो आप बोलोगे कि एसपी जो हो गया वो 36 हो गया, और इसमें इतना में बेचने से प्रॉफिट कितने का हो गया, 12 मीटर का, यानी कि 12 रुपए समझो आप, ठीक है। आप बोलोगे कि प्रॉफिट जो हुआ यानी कि लाभ वो हो गया 12 रुपए का। आप बताओ 36 रुपए में बेचने से यदि 12 का फायदा है, यानी कि क्रय मूल्य कितना था, कितना में आपने खरीदा था, तो आप बोलेंगे कि 36 से कम 12 कम में ही खरीदा होगा, तभी तो 36 में बेचने से 12 का फायदा होगा, यानी कि 24 में खरीदा था, सीधी सी बात है, बात समझ रहे हो। अगर 36 रुपए में बेचने से 12 रुपए का फायदा हो गया, इसका मतलब 24 में खरीदा था। आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, 12 पे, किस पे भैया, 24 पे। 12/24 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब 50% का प्रॉफिट हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते अगर दिक्कत है तो डी अपना सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों की कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और कितना है, 45 है, ठीक है। आप इसमें आगे देखेंगे कि ये बोल रहा है दोस्तों की कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 9:5 है और 8:7 है। तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर, कुल मिलाकर लड़कों की संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर कितना है, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, फिर उनको माइनस कर दो, ठीक है। आप देखो पहले रेशियो, आप पहली कक्षा की बात करो, जो कक्षा 9th है उसमें 42 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 9 और 5 के रेशियो में लड़के और लड़की हैं, ठीक है। तो आप बोले कि 9-5 टोटल 14 हो रहा है, लेकिन 14 के बदले में यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 42, यानी कि 3 टाइम्स दे रखा है, 3 गुना दे रखा है। इसका मतलब ये जो 9 है वो भी 3 गुना होगा यहाँ पर, यानी कि इसके बदले में 27 होगा, और जो 5 है इसके बदले में 3 गुना, यानी कि ये 15 होगा। ये नंबर ऑफ बॉयज और ये नंबर ऑफ गर्ल्स, ये पहले की बात कर रहे हैं। अब अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में आप देखोगे कि रेशियो है 8 और 7 का, और टोटल कितने हैं, 45। 8 और 7 का मतलब टोटल 15 की वैल्यू 45 है, तो ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, 15 या 45। अगर ये 3 गुना है तो यहां भी बॉयज और गर्ल का जो एक्चुअल नंबर होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। जो 8 था वो 3 गुना कर दो, 8 या 24 हो गया, और जो 7 था वो भी 3 गुना, 7 या 21। अब टोटल बॉयज कितने हो गए बताओ, यहाँ पे 27 थे और यहाँ पे 24 थे। यूनिट डिजिट पे काम करते हैं, हर एक ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग अलग है। तो देखो 7 और 4 यहाँ पे 11 हो गया टोटल, और गर्ल्स का जोड़ लो 5 और यहाँ पर 1, तो 5 और 1 6 हो गया, 11 में से 6 जाएगा तो 5, यानी कि आंसर के लास्ट में 5 आएगा, ये होगा सही आंसर, ठीक है। आप पूरा भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 1 सेकंड भी बचाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अगर आप 1 सेकंड बचाओगे, मान लो 100 में से आप अगर 70 या 80 क्वेश्चन पर भी, 90 क्वेश्चन पर भी 1-1 सेकंड बचा लिए, तो 90 सेकंड बचाने का मतलब आपने 1.5 मिनट बचा लिया, और 1.5 मिनट में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मैथ के कम से कम 4 क्वेश्चन किए जा सकते हैं 1.5 मिनट में। अगर 30 सेकंड में भी एक क्वेश्चन करोगे तो 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। और जनरल नॉलेज का तो समझ लो बात ही अलग है, अगर जीके 1.5 मिनट में करोगे तो आप 1.5 मिनट में जीके कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बस टिक लगाना रहता है, नहीं भी तो 5 क्वेश्चन तो जरूर कर लोगे, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। तो इसीलिए 1 सेकंड भी बचाना आपके लिए जरूरी है। अगर 1 सेकंड भी आप बचाने के काबिल हो तो बचाओ, उस क्वेश्चन में अगर 1 सेकंड भी बच सकता है तो बचाओ, ठीक है। आगे बढ़, अगला सवाल ये है, देखो ऐसे सवाल को तो मैं कहूंगा कि आप डिजिटल सम से सॉल्व कर लो, डीएस से मैंने कई बार बता रखा है। देखो अगर आप डीएस निकालते हैं तो ये तो पूरा मल्टीप्लाई में ही है, डीएस निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। और डीएस नहीं भी निकालने तो भी आंसर वो होगा जो 3 से कट जाएगा। देखो ये 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 का मल्टीपल ढूंढ लो। ये तो नहीं है भाई, 5 3 8 8 16, ये भी नहीं है, 7 2 9 और 6 9 6 15 ये हो सकता है, और ये 6 3 9 8 ये नहीं होगा। लो जो 3 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। देखो ये सारे परसेंटेज हटाने से क्या आएगा, आप एक बात समझना, अगर ये परसेंटेज को हम हटाएंगे तो बस नीचे 100 आएगा, यही होगा ना। सारे परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 100 100 आ जाएंगे। लेकिन क्या नीचे 100 आने से जो 12 के अंदर 3 है, देखो ये जो 12 है ये कितना लिखा है, 4 गुना 3 लिखा है। तो आप बताओ नीचे 100 आने से 100 कभी 3 को काट सकता है, या 3 से 100 कटेगा, नहीं कटेगा ना। यानी कि ऊपर ये जो 3 है वो तो बचा ही रह जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। तो जो आंसर 3 से कट सकता था वो हमारा आंसर हो गया। 3 से कटने के लिए हम कैसे चेक करते हैं दोस्तों, 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यानी कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो हमने सभी जितने भी ऑप्शन थे सबके अंकों को जोड़ जोड़ कर देख लिया कि कौन 3 से कट रहा है। तीसरे ऑप्शन के अंकों का योग देखो, ये 6 और 7 13 और 2 15, ये 3 से कट जाएगा, हो गया, ठीक है। बाकी आप डिजिटल सम से इसे कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों, अ सॉलिड मेटेलिक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस
यानी कि आयताकार एक ठोस धातु का बना हुआ कोई ब्लॉक है जिसका डायमेंशन आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि इसको पिघलाया गया और पुनः रिकास्ट किया गया, बनाया गया एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है और उसका कर्व सरफेस एरिया हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, रेडियस मालूम है, हाइट नहीं मालूम है, तो पहले हमें हाइट मालूम करनी पड़ेगी, तभी तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। देखो, सबसे पहले जब भी किसी ठोस को पिघलाकर सॉलिड को दूसरी सॉलिड तैयार किया जाता है तो वॉल्यूम दोनों कंडीशन में सेम रहता है, जब तक इक्वेशन में लिखा नहीं जाए कि वॉल्यूम में कुछ उसमें से चेंज आ रहा है या फिर वॉल्यूम कुछ वेस्ट हो रहा है उसका, ऐसा लिखा रहता है। और अगर नहीं लिखा गया तो समझिए कि वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम सेम है, तो हम जो आयताकार ठोस था उसका वॉल्यूम और जो बेलनाकार ठोस है दोनों का वॉल्यूम सेम कर देंगे। तो वेलन का जो आयतन होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई के लिए हम एक ही बार 22/7 लिख लेते हैं, 22/7। आर स्क्वायर का मतलब आर 35 दे रखा है, तो 35 इंटू 35 और इंटू का एच हाइट, ये किसके बराबर होगा? देखो, ये आयतन, आयताकार का मतलब क्यूबॉइड से हो गया घनाभ, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 112 इंटू का 44 और इंटू का 25। कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, देखो 22 से तो कट जाएगा ना, ये 22 दूना 44, और भी जो कटते हैं काट देते हैं। देखो, और आप बोलेंगे दोस्तों कि ये हो गया हमारे पास 7×5 = 35 और ये 5×5 = 25 और ये 7 से कट जाएगा 14 सतह। ठीक है, और फिर ये 5 से कट जाएगा 5 7 35 और ये 7 दूना 14। तो यहां से दोस्तों क्या बच गया हमारे पास? हाइट। हाइट कितना आ गया दोस्तों? 7 चौके 28 आ गया। ये बात समझ रहे हो? 28 आ गया। 7 भी कैंसिल आउट होना था ना, दो 7 कैसे कट गया यार? एक ही 7 कटना था ना, ये 7 कट गया था। 1 मिनट, ये 7 कट गया था, 22 दूना 44 और ये 7×5 = 35। 1 मिनट, लग रहा है कुछ गलत काट दिया हमने, रुक जाओ, ये फिर से काट लेंगे, कोई बात नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा है हमने हटा दिया। ठीक है, फिर से काट के देखते हैं। देखो, अब अलग कलर से मैं काटता हूं। पहले तो हमने इस 22 से काट दिया। ठीक है, 22 से ये 44 कट गया 2 बार में। बाकी हमने इस 7 से इस 35 को काट दिया, 7×5 = 35 और 5 से इस 25 को काटा, 5×5 = 25। इस 5 से इस 35 को काटा, 7×5 = 35 और 7 से इसको हमने काट दिया कितनी बार में दोस्तों? 7 एक बार में और 7×6 = 42, 16 बार में। तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 16 दूना 32, यानी कि h की वैल्यू, हाइट जो है वो 32 है। अब हमें क्या बताना था? हमें सरफेस एरिया बताना था, यानी कि 2 पाई r और h। तो ये हो गया 2 पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया 35 और h का मान कितना हो गया दोस्तों? 32। अब 7 से इसको काट लो, 7×5 = 35। अच्छा, एक बात बताओ, अब आंसर कौन सा पॉसिबल है हमारे पास? देखो, एक तो आंसर वो होगा जो 11 से कट जाए। दूसरी बात, उसके लास्ट में केवल एक जीरो आता है। ठीक है, जो जीरो आएगा वो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? एक ही जीरो पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 1 5 है। जितने 5 होते हैं और जितने 2 के पेयर बनते हैं उतने जीरो पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर एक ही 5 है, यानी कि लास्ट में एक ही जीरो पॉसिबल है, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। अब इसमें से आपको ढूंढना है, तो या तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि वो 8 से कटना चाहिए, क्योंकि इसमें 32 है, तो जो 8 से कटेगा वो आंसर होगा। लेकिन 8 से इसमें कई सारे कट रहे हैं, तो एक काम करो, आप डिजिटल सम चेक कर लो। ठीक है, या तो यूनिट डिजिट पे चले जाओ या फिर डिजिटल सम चेक कर लो आप। अगर 5 और 2 को हटा दें तो 2 दूना 4 आएगा। देखो, यूनिट डिजिट भी काम कर रहा है हमारा। यूनिट डिजिट कैसे हमने चेक किया? देखो, ये 5 और ये 2, इसको हमने हटा दिया, क्योंकि 5 और 2 मिलके तो एक जीरो बनेगा। तो जो लास्ट का एक जीरो है ऑप्शन का, वो तो कैंसिल आउट ऐसे ही हो गया। अब लास्ट में चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 बच गया है और यहाँ पे क्या बच गया है हमारे पास? 2। तो 2 दूना 4, यानी कि लास्ट का एक जीरो छोड़ने के बाद हमारे पास 4 आएगा लास्ट में, और वो ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 अपना आंसर है। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, और अगर इससे भी नहीं होता तो हम डीएस लगाते, सबका बाप है यहाँ पर, डिजिटल सम, इसको यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपए और 8 वर्ष बाद वो 16,400 रुपए हो जाती है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3:1/5 ईयर में आपको बताना है कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है? 8% होता है परसेंटेज में। पहले आप यहाँ पर देखिए कि 8 साल में वो बना है 16,400, 4 साल में बना है इतना। तो हम टाइम का गैप ले लेते हैं कि 8 साल में से अगर 4 साल गया दोस्तों तो 4 ईयर्स बच जाएंगे, और 4 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना बन रहा है? आप 16,400 में से 13,200 को माइनस कर दो, तो 200 उधर बन जाएगा, 3200 बनेगा। ठीक है,
यानी कि 4 साल में 3200 मिलते हैं। 4 साल में 3200 केवल ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो 4 साल में अगर 3200 सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना होगा ये आप बताओ। आप बोलेंगे कि 4 साल में जो अमाउंट था यानी कि टोटल पैसा था वो था 13,200। 4 साल में अगर टोटल पैसा 13,200 है उसमें से 3200 दोस्तों केवल ब्याज है अपना, तो जो बाकी की आपका 10,000 बच गया दोस्तों, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। बात समझ रहे हो। 4 साल में जो पैसे थे वो टोटल कितने बने हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 13,200 बने हैं। इसमें से केवल जो 3200 है वो तो इंटरेस्ट है, तो जो बाकी के 10,000 हो गए वो प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल हमने 10,000 निकाल लिया। अब मैं बात करूं कि जो प्रिंसिपल होता है वो तो 100% होता है, या फिर आप देख लो क्या निकालना है आपको। आपको बताना था सिंपल इंटरेस्ट, तो आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से भी जा सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा P इंटू आर है 10% और इंटू टी है 5×15 और 16/5 और बाई 100, यही होगा। आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करते और ये 5 दूना 10, तो 16 दूना 3200 आंसर होता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसका कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत स्कोर उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 चौके का मतलब 6 चौके 24 रन यहां से बना दिए और 10 छक्के का मतलब 60 रन यहां से बना दिया, यानी कि टोटल देखो 60 और 24 रन तो बना दिया। 124 में से तो ऐसे बना दिया, तो कितने रन रह गए केवल दौड़ने के लिए। तो आप बोलो 124 में से ये 24 हटा दो तो 100, उसमें से ये 60 भी हटा दो, यानी कि 40 रन और रह गए जो उसने दौड़ के लिया है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। परसेंटेज कैसे निकलेगा दोस्तों, 40 को परसेंटेज में निकालना है और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल स्कोर। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं तो नीचे हम 124 लिख लेते हैं और इंटू का 100, बस यही बताना है। 4 से इसको काट देते हैं, 4 तिया 12 और 4 एक बार में नीचे 31 आ गया। ये 1000/31 आ गया। बोलो कितनी बार में कट सकता है दोस्तों, 31 तिया 93, यानी कि 3 से शुरू होगा, ये तो पहली बात है। और 7 और 0 बचेगा तो 31 दूना 62, 32 से शुरू होगा ना, ये हो गया। जिससे शुरू हो गया, पूरा चेक करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये नहीं कि अब पूरा चेक किए जाए। जब शुरू में ही 3 और 2 मिल गया और वो केवल इसी में शुरू मतलब यहाँ पर भी पॉसिबल दिख रहा है, बाकी किसी के शुरू में तो 32 है ही नहीं, तो हम यही इसी को आंसर मार करके आगे बढ़ जाए। अगला देखिए, अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे रेल मार्ग को 4 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए कितनी है। देखो स्पीड जो होती है वो होती है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा चाल। दूरी कितना है तो आप बोलेंगे 1600 मीटर की दूरी है, और नीचे हम दूरी बटा समय बोलना चाहिए था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी बटा समय, दूरी हो गया 1600 मीटर का और टाइम है 4 मिनट का। तो अगर 4 मिनट को आप सेकंड में लिखना चाहो तो 60 से गुना कर देते हैं, ये सेकंड बन गया। अभी देखो ऊपर वाला ये जो है वो मीटर में है और ये सेकंड में है, यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड में है। और आपने पढ़ा होगा जब भी चाल को, देखो चाल को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वाले को 18/5 से गुना करते हैं। मीटर प्रति सेकंड को अगर 18/5 से गुना करोगे किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा वो, तो इसको हम गुना कर देते हैं 18/5 से बस। अब आगे आप कैंसिल आउट कर लो तो आप देखोगे कि यहां पर दोस्तों ये 5 है, 5 चौके 20, 20 से ये कट जाएगा ना, 20 25 100, 5 बार में कट गया। और 5 से कट गया 12 25 60 और ये कट गया फिर 3 चौके 12 और ये 4 चौके 16 और ये 3 छक 18, तो 6 चौके ये कितना आ गया अपने पास 24 आ गया। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 24 होगा। आप शुरू में भी देख सकते थे कि 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 18 में 9 है और 60 में 1 ही 3 है, तो 1 ही 3 बचेगा आंसर में, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 3 से कटेगा और 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास है ये दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि रवि और सुमित के वेतनों का जो अनुपात है वो 4:5 है। दोनों का वेतन कितना कितना बढ़ गया, 6-6 हजार बढ़ गया। इसके बाद जो बन गया अनुपात वो बन गया 35 और 40 का। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, जो नया वेतन है वो 35-40 का है, ये अभी भी 5 से कट रहा है, तो 5 से अगर इसको आप कैंसिल आउट कर दें तो ये 35-40 से 5 7 35 और 5 8 40, यानी कि 7-8 बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हम अप्लाई कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगेगा, आप बोलोगे कि पहले से मान जो था वो 4-5 का था, बाद में कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 7-8 का हो गया। ठीक है, कब हुआ, जब दोनों का 6-6 हजार बढ़ गया, 6 के इसका भी बढ़ गया, 6 के इसका भी बढ़ गया। पहला ये रवि है और ये है सुमित। अब क्रॉस प्रोडक्ट यहां से अप्लाई कर देते हैं। ये 8 चौके 32 और 7 पच्चे 35, 32 और 35 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 32 और 35 में अंतर है 3 का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखो 7 में से 1 गया तो 7 में से 8 गया 1, और 1 को 6 से आप गुना कर लो तो 6 के 3 यूनिट की वैल्यू 6000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। और हमें बताना था सुमित का, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 दूना 10,000 के। 10,000 कोई है ही नहीं।
यार 8 में से 7 गया तो एक ही तो बचा, और ये 7 पचे 35, 8 चौके 32, 3 की वैल्यू 6000। अच्छा, बढ़ा हुआ आय बताना है, कोई बात नहीं। 10,000 तो पहले से ही था, 6000 और बढ़ जाएगा तो 16,000 हो गया, बस यही होगा ना। हमसे ये पूछ रहा है कि बढ़ा हुआ आय बताओ कि बढ़ा हुआ आय कितना है। तो जब एक की वैल्यू हमारे पास 2 थी और 5 की वैल्यू 10,000 हो गई, यानी कि सुमित पहले 10,000 कमाता था और 6,000 तो बढ़ ही जा रहा है ना उसका, तो 16,000 हो गया पहला ऑप्शन। बढ़ा हुआ पूछ रहा था तो हमने 6,000 बढ़ा दिया। अगला सवाल देखिए, यहां पर बोल रहा है आपको कि जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपए की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि जो है वो 11/3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है जो कि 100% होता है हमेशा परसेंटेज में। तो एक काम करते हैं, देखो जब भी लॉस और प्रॉफिट की बात करें तो हम परसेंटेज वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको ऐड कर लो, कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये 10 दूना 20 और 21/2 है, और ये 11 पचे 55 और 3 58/5 है। तो एलसीएम यहाँ पर 10 बन जाएगा, और 2 पचे 10, 21 पचे 105 बन गया, 5 दूना 10, 58 दूना 116 बन गया। तो ये 16 और 5 21, यानी कि ये 221/10 बन गया, यही बनेगा ना। 100 और 100 200, 221/10 बन गया। तो इतना परसेंट का वैल्यू हमें ये दे रखा था 132.60। तो आप बोलोगे 221/10 का जो मान है वो है 132.6, और हमें 100% का मान निकालना है। देखो इससे ये कट जाएगा 6 बार में ना, 6 बार में कट जाएगा 0.6 टाइम्स। तो इस 10 को उधर ले जाओगे तो 1 की वैल्यू 6 बन जाएगा, क्योंकि 10 से गुना होगा तो ये पॉइंट कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 600। यानी कि जो क्रय मूल्य था वो कितना था दोस्तों, 600 था। आगे बढ़ देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 मिनट, ठीक है। क्या है अपने पास, 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चाल बतानी है तो चाल का जो सूत्र होता है दोस्तों वो दूरी बटा समय होता है, यही होता है ना। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होता है, जब भी कोई ट्रेन किसी लंबी चीज को पार करती है जिसमें कुछ लंबाई हो, तो दूरी को हम ट्रेन की लंबाई और प्लस उस लंबी चीज की लंबाई हम दोनों एक साथ जोड़ लेते हैं। यानी कि अगर ट्रेन किसी पुल को या फिर सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो दूरी होता है वो उस ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई को जोड़ते हैं, तो दोनों जोड़ लो। ये देखो 700 है और यहाँ पर 207 और 2 900 हो गया, और ये 25 और 35 कितना हो गया, 60, यानी कि 960 हो गया ऊपर। ये मीटर में है अभी, और नीचे 48 हो गया समय। ये मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन अभी फिर से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, देखो जितने भी ऑप्शन है सब में किलोमीटर पर आवर लिखा गया है, तो हमें 18/5 से गुना करना पड़ेगा इसको। तो 18/5 क्यों, 18/5 से क्यों गुना कर रहे हैं, ताकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाए। ठीक है, अब देखो आंसर 9 से कटेगा, ये बात फिक्स है कि नहीं है। 18 में 9 है, 48 दूना 96 कट ही रहा है, तो ये 36 होगा। 36 नहीं भाई, 72 भी तो है। चलो पूरा कैंसिल आउट कर लो, ये 20 बन गया ना, और 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 बन रहा है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगा। अगला सवाल अपने पास ये है दोस्तों कि पी क्यू आर किसी काम को अकेले करते हुए 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना जल्दी होगा। ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया। P करता है 10 दिन में पूरा, Q करता है 20 दिन में पूरा, और R करता है दोस्तों 30 दिन में पूरा। तो आप यहां पर बोलेंगे कि इनकी जो एफिशिएंसी होगी, यानी कि काम करने की क्षमता होगी, पहले इनका एलसीएम ले लो लघुत्तम, वो होगा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। तो 30, 20 और 10 का जो लघुत्तम होगा वो 60 होगा, यानी कि टोटल 60 यूनिट का काम करना था। तो ये 10 छक 60 करेगा, 20 तिया 60 और ये 30 दूना 60, यानी कि इनका जो क्षमता का अनुपात होगा वो 6, 3 और 2 होगा। अब देखो टोटल 60 काम करना है, लेकिन कैसे काम करते हैं भाई, Q और R एक एक दिन P की सहायता करेंगे। यानी कि पहले दिन P की सहायता Q करेगा तो PQ काम करेंगे, फिर दूसरे दिन P की सहायता R करेगा यानी कि PR काम करेंगे। ऐसे ही फिर P और Q वापस काम करेंगे, फिर P और R काम करेंगे, तो ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। तो आप देखो अगर PQ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, देखो यहां पर बात समझना। P 6 यूनिट काम करेगा और Q 3 यूनिट काम करेगा, यानी कि ये एक साथ काम करेंगे तो 9 यूनिट का काम कर देंगे, 9 यूनिट का। फिर ऐसे ही P के साथ अगर R काम करा तो 6 और 2 8 काम करेंगे, ये P और R मिलके एक दिन में 8 काम करेंगे। यानी कि देखो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, 2 दिन में कितना काम होगा, 9 और 8 17 यूनिट का काम होगा। 17 यूनिट का काम कितने दिन में हो रहा है दोस्तों, 2 दिन में हो रहा है। ये बात समझ रहे हो, 2 दिन में 17 यूनिट का काम हो गया, लेकिन काम कितना कराना है हमें, 60 यूनिट का। तो देखो पहला जो आदमी है यहां पर, पहला जो इनका ग्रुप है वो एक दिन में 9 यूनिट का काम कर रहा है। तो आप कोशिश करो कि 60 से 9 कम ही बनाया जाए इसको,
यानी कि जो 17 यूनिट है इसको हमें 60 के पास ले जाना है किसी भी चीज से गुना करके, लेकिन 60 से 9 कम ही रखो, यानी कि 51 तक रख सकते हैं हम। तो 17 को हम 51 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे 3 से गुना करके, तो इधर भी हम 3 से गुना कर देते हैं, यानी कि ये 6 दिन लग गया। ठीक है, तो 6 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि 51 यूनिट का काम हो गया 6 दिन में। और काम कितना और रह गया, तो 60 यूनिट का काम था, इसमें से 51 तो हो गया, अब 9 यूनिट का काम अभी और बचा है। तो 9 यूनिट का काम कैसे होगा, देखो ये जब 6 दिन होगा तो अगले दिन फिर से कौन काम करने के लिए आएंगे दोस्तों, तो आप बोलेंगे अगले दिन फिर से ये आ जाएंगे पीक्यू काम करने के लिए। ठीक है, तो पीक्यू अगले दिन आएंगे, तो ये 9 यूनिट का काम तो एक ही दिन में निपटा देंगे, यानी कि एक दिन और लगेगा। तो 6 दिन यहां पर लगा था और एक दिन और लग गया, तो टोटल कितना दिन लग गया दोस्तों, 7 दिन। तो ऑप्शन में तो कहीं 7 दिन है ही नहीं। अच्छा देखो, कहीं क्वेश्चन का मतलब तो ऐसा तो नहीं पूछ रहा है कि कितना जल्दी, कितना जल्दी का मतलब क्या है, पहले जितने दिन होता था उससे जल्दी, लेकिन किससे कंपेयर है कि कितना जल्दी हो रहा है भाई। अगर तीनों से हम एक ही साथ काम करा दें मान लो और उससे कंपेयर करें, तो निश्चित रूप से तीनों अगर एक ही साथ काम करने लगे तो जल्दी ही हो जाएगा, 7 दिन से भी कम दिन में हो जाएगा। और देखो ये नीचे 17 आने का तो चांस ही नहीं है, अगर ये इसको भी हम आंसर मान लें, आंसर की में वैसे एसएससी ने यही दिया है, तो नीचे 17 आने का चांस बनता नहीं है। क्यों नहीं बन रहा भाई, क्योंकि टोटल काम तो खत्म हो गया भाई। आप जोड़ कर भी देख लो ऐसे कि 2-2 दिन में ये हर एक 2 दिन में 17 काम करेंगे, देखो तो अगले 2 दिन और, यानी कि 4 दिन में 34 काम होगा, फिर 2 दिन दे दो, 6 दिन में 17 51 काम हो जाएगा, फिर अगले एक दिन में ये पीक्यू आके 9 काम कर देंगे, तो 51 और 9 60 काम खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 7 दिन ही इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताना अगर कुछ मिस्टेक हो रहा हो तो, ठीक है। तो 7 दिन अभी आंसर सही आ रहा है, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ बात समझ आ रही है तो, वरना फिर आप समझ लो कि ऑप्शन गलत है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आगे अगला सवाल है कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9982.50 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए अब जीडी में पहले सीधे सीधे टाइम आते थे, लेकिन अब 10 महीने का आने लगा है कि 10 महीने के आधार पर कर रहे हैं। तो बताइए कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, धनराशि बताना है, इंटरेस्ट दे रखा है आपको, प्रिंसिपल बताना है कि मूलधन कितना होगा। सबसे पहले देखो अगर 10 मासिक आधार पर की जाती है तो रेट कितना होगा। आप एक बात समझो कि 12% कितने महीने के लिए लगता है भैया, 12% जो है वो वार्षिक ब्याज दर है। वार्षिक का मतलब कि 12 महीने के लिए, 12 माह के लिए आपको कितने देने पड़ रहे हैं, 12% देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हर एक साल, हर एक महीने का 1% दे रहे हैं आप। 12 महीने में, एक साल का मतलब 12 महीने हो गए, और 12 महीने में अगर आप 12% दे रहे हैं, इसका मतलब हर एक मंथ आप 1% दे रहे हैं, पर मंथ 1% आप पे कर रहे हैं। तो 10 मंथ के लिए आप कितना पे करोगे बताओ, 10 मंथ्स के लिए आप 10% पे करोगे, 12 महीने के लिए 12%, तो 10 मंथ के लिए 10%, यानी कि रेट कितना हो गया अपने पास 10%। अब बात करते हैं टाइम की, तो आप बोलेंगे कि 2.5 साल टाइम है, यहां पर टाइम जो है वो 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब कितने हो गए भाई, 12 महीने और फिर 12 महीने और फिर 6 महीने, 12 दूना 24 और 6 30 महीने, 30 मंथ्स हो गए। टाइम की मैं बात कर रहा हूं, और हमें 10-10 महीने पे चाहिए भाई इंटरेस्ट, तो कितना टाइम बनेगा, 3 बार आपको पे करना पड़ेगा, हर एक 10 मंथ पे आपको पे करना है, तो आपको 3 टाइम्स पे करने पड़ेंगे, यानी कि टाइम कितना लेना पड़ेगा आपको 3। ठीक है, 30 महीने का टाइम है और 10-10 महीने पर आप पे करना चाहते हैं, तो 3 बार पे करेंगे, यानी कि टाइम 3 हो गया। अब रेट 10% है दोस्तों, अब तो इजी हो गया ना, रेट 10% है, टाइम 3 इयर्स है, तो सीआई कितना बनेगा, 3 साल के लिए 10% का 33.1%। लगभग सबको याद होगा, अगर आपने सीआई पढ़ा होगा परसेंटेज में, तो 3 साल का जो परसेंटेज वैल्यू होता है सीआई का, वो 33.1% होता है। और ये जो आपको दे रखा है, ये क्या है, अमाउंट दे रखा है। तो अगर सीआई इतना है तो अमाउंट कितना होगा, 100 आप इसमें ऐड कर लो, यानी कि 133.1% अमाउंट होगा। और अमाउंट आपको यहां पर दे रखा है, तो इक्वेट कर लो आप, सीधी सी बात है, बात समझ रहे हो। हम ये बोल देते हैं कि हमारा एक अमाउंट है 133.1%, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट है 9982 और पॉइंट का 5, तो ये कैंसिल आउट होगा। देखो 11 से तो कटेगा, वरना आप डिजिटल सम लगा सकते हो सीधे सीधे। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है, तो डीएस लगाना ही बेहतर मैं यहां पर समझ रहा हूं। देखो अगर डीएस की बात करें कि डिजिटल सम हम कैसे अप्लाई करें, तो लेफ्ट साइड का पहले आप डीएस देखो, तो आप बोले कि 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8। अगर लेफ्ट साइड में डीएस 8 आता है तो राइट साइड में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो और डीएस निकाल लो बस।
इनका डीएस देखो 9 और 9 तो लेंगे नहीं, 8 2 10 और 5 15 का डीएस 6 हो गया, तो 6 8 48 और 48 का डीएस कितना होगा 8 4 12 यानी कि 3। डिजिटल सम 3 हो गया, तो किस ऑप्शन में डिजिटल सम 3 है चेक कर लो। देखो पहले ऑप्शन की अगर बात करोगे तो यहां पर तो 8 है, यहां 8 5 13 और 13 का डीएस 4 होगा, यहां 7 5 12 12 का डीएस 3 हो जाएगा, यहां 8 7 15 का डीएस 6। तो बी अपना आंसर होगा 75, सीधी सी बात है। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% के डिस्काउंट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। यदि उसका क्रय मूल्य 640 है और फिर उसे अंकित मूल्य पर ही अगर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 10% डिस्काउंट दे दिया आपने, इसका मतलब कि आपने 90% ही लिया, और 90% लिया वो रुपए में कितना लिया भैया 720 रुपए ले लिए। परसेंटेज की अगर बात करें तो 10% हमने छोड़ दिया, इसका मतलब 90% ही हमने लिया जितना दाम लिखा था उसका, लेकिन रुपए में कितने मिले हैं 720 रुपए, तो ये दोनों सेम हो गए, तो 9 8 72 ये हो गया, और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, यानी कि ये हो गया आपका मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य ये हो गया 800 रुपए उस पर लिखे गए हैं। तो ये कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए यानी कि 800 में ही बेच दिया जाए तो क्या फायदा होगा। देखो 600 का वस्तु अगर आप 800 में बेचेंगे तो बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 60 जोड़ दें तो ये 700 बन जाएगा, यानी कि 160 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, 160 का तो फायदा हो गया, और नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, लिख दो कितना है 640 और गुना का 100, ये इसे 4 बार में कटेगा, और 4 से 25% यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। सवाल है कि एक 9 अंकों वाली ये संख्या है और इसको 72 से जब डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से कट जाती है, 72 से डिविजिबल है, तो आपको ये वैल्यू बतानी है कि 7x - 3y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो अगर ये पहली बात की अगर ये 8 से कटता है तो लास्ट का ये जो 3 अंक है ये 8 से कटना चाहिए। ठीक है, और 3 अंक में देखो पहला अंक जो 8 है ये तो 8 से कट ही जा रहा है, तो अब 7 के बाद y है, तो आप बताओ 7 के बाद y का मतलब 70 से लेके 79, 2 अंक वाले जो 7 से शुरू होते हैं यही नंबर्स हैं, इनके बीच में 8 से कटने वाली कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे 72, एक पॉसिबिलिटी है बस 72। 72 ही 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 7 तो दे ही रखा है ना, यहाँ पे 7 दे रखा है, बस y के जगह पर हमें पता करना था क्या आएगा, तो हमने ये पता कर दिया कि ये 72 है, तो y के जगह पर 2 आ रहा है। अब y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो देखो ये पूरा संख्या अब 9 से भी कट रहा था। 9 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, वो क्या होता है दोस्तों, अंकों का योग 9 होना चाहिए या फिर 9 से कटने वाला कोई अंक होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें जहां जहां 9 बन रहा है उसको आप कैंसिल आउट करते जाओ। देखो ये 9 है, हटा दो, ये 6 3 9 है, इसे भी हटा दो, बाकी जोड़ लो तो 8 और 5 13 और 8 21 और 7 कितना हो गया दोस्तों 28, और ये y के बदले में अगर 2 रख दें तो 28 और 2 30 हो गया, तो आप बोलोगे कि 30 और प्लस ये x बच गया, तो बताओ 30 के बाद वो कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाएगी, तो आप बोलेंगे दोस्तों वो 36 है, यानी कि x का मान कितना लेना पड़ेगा 6। x का मान 6 लेंगे तभी तो 36 बनेगा ना, 30 के बाद 9 से कटने वाली कौन सी संख्या है 36 है, तो x का मान हमने 6 ले लिया, सीधी सी बात है। अब x का मान अगर हमने 6 ले लिया दोस्तों और y का मान हमने 2 निकाल ही रखा था, तो जो हमसे पूछ रहा है वो निकाल देते हैं। ये पूछ रहा था 7x, x का मान 6 है तो 7x का मतलब 42 और -3y, y का मान 2 है तो 3y का मतलब 6, 42 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6, यानी कि 6 अपना सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर आप किसी भी एसएससी का दोस्तों, एसएससी का अगर लेटेस्ट जो पेपर होता है उसका सॉल्यूशन चाहते हो आप, ठीक है, सॉल्यूशन किसके लिए, मैथ्स के लिए, तो आप जरूर से हमारा चैनल भूलिए मत, एनके मैथ्स नंदू कुमार, जरूर से सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पर काफी गलत सा मैंने काट पीट दिया इसको, ठीक है, तो यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर इसी नाम से सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे इसी नाम से सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो जरूर करना अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की, तो क्योंकि अब टीसीएस ही मैक्सिमम पेपर ले रहा है, तो टीसीएस के क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब इनको हम भाग करें तो भाग करने पर जो रिमाइंडर मिले आपको वो 7 मिले या फिर 12 मिले और 2 मिले, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसको जब 398 में भाग करें तो शेषफल 7 बच जाए, जब उसी से भाग करें 437 को तो शेषफल 12 बच जाए, और जब उससे भाग करें हम 5425 को तो भागफल कितना, शेषफल कितना बच जाए 2। तो या तो आप इनका डिफरेंस ले लो और वो निकाल लो एचसीएफ, ठीक है, या फिर आप काम कर सकते हो डिवाइड करके चेक कर सकते हो। डिवाइड करना भी मुश्किल नहीं है, आप इनको माइनस करो और उनका या तो एचसीएफ निकालो,
HCF का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको महत्तम, ठीक है, म से निकालो उसका महत्तम समापवर्तक, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से ऑप्शन है उस तरह से महत्तम निकालने में टाइम लग सकता है, तो मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूं, ऑप्शन से डिवाइड करके हमें बस चेक करना है। तो पहला मैं 17 को चेक करता हूं, 17 से इसको डिवाइड करो और चेक करो कि क्या शेषफल 7 बचेगा रिमाइंडर। अगर 17 से डिवाइड करोगे तो 17 दूना 34 बचेगा और फिर बच गया 5 और 8, तो 17 तिया 51, 7 बच जा रहा है शेष, ठीक है, 17 में बात बन रहा है। अभी हम 15 से अब डिवाइड करके देखते हैं कि क्या 15 से डिवाइड करते तो 7 बचता, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन अपना लिखा है यहां पर 15 से डिवाइड करो इसी को, 15 से भाग करते तो 15 दूना 30, 9 8 बचता, 15 6 90, यानी कि 8 बच जा रहा है, हमें तो 7 चाहिए था ना रिमाइंडर। अब 19 से डिवाइड करो कि 19 से डिवाइड करते तो 7 बचता, 19 से भाग करोगे 19 दूना 38, फिर 18 बच जाएगा, नहीं बचा, 18 शेषफल आ रहा है ना, और हमें कितना लाना था 7। फिर 11 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करोगे 11 तिया 33 और बच जाएगा 6 8, 11 6 66, यहां पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, ये भी नहीं है, 17 हो गया आंसर। देख रहे हो कितना फास्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों कि ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका कुल वेतन कितना हो जाता है, 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन बताइए कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, ए का वेतन बताना है। चलो पहले देखो बी का वेतन इसमें कितना है 7, ए का वेतन कितना है 6, तो हम रेशियो को डायरेक्ट इंक्रीज कर देते हैं। देखो बी का वेतन पहले से 7 था, उसमें वृद्धि कितनी हो गई 5.5% की। 5.5% का मतलब क्या हुआ, 5 दूना 10 और 1 11/2% की वृद्धि हो गई। 11/2% का मतलब है 11/200, यानी कि 200 में 11 बढ़ जाना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 211/200, इतना प्रतिशत ये बन गया। और इसका मान अब कितना हो गया 1,47,700। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, अब 6 की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू पता है और 6 की वैल्यू बतानी है। चलो डीएस लगा सकते हो या कैंसिल करते हैं, अगर कैंसिल करना की इच्छा है तो कैंसिल कर लो। तो देखो पहले तो 7 से इसको काट देते हैं, 7 से अगर काटोगे, ये मुझे लगता है कि इसी से ये 7 बार में कट रहा है। देखो इससे ये 7 बार में कट रहा है, बस यहां तक 7 दूना 14 कट गया, ठीक है, और 7 एक बार में 7 एक बार में, ये 7 से पूरा कट रहा है। इससे 11 7 77 और 2 7 14, और इस 7 से ये 7 कट गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 2 जीरो बच गया और ये 200 उधर जाएगा, तो 2 पर 4 जीरो हो गया। एक की वैल्यू हो गया 20,000, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूना 12 और इस पर 4 जीरो, यानी कि 1,20,000। ये होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके पास कि 2760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है, या फिर बांटिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्षों और 4 वर्षों के लिए निवेशित करते हैं, तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन बराबर हो। यानी कि रेट 5% लगाना है और आफ्टर 2 and 4 years अमाउंट विल बी द सेम, जो अमाउंट होना चाहिए वो बिल्कुल सेम मिलना चाहिए। तो आपको पूछ रहा है कि जो सेकंड इन्वेस्टमेंट किया गया है सेकंड पार्ट पर, वो कितना था, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। देखो अगर पहला मान लेते हैं दोस्तों कि पहला पार्ट अपना ए था, तो ए पर कितना इंटरेस्ट मिलना था आप बताओ। 5% के हिसाब से 2 साल तक चलता, 5% पर ईयर, तो 2 ईयर का कितना मिल जाता 10%। 10% केवल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना बचता 110%। प्रिंसिपल हम ऑलवेज 100% लेके चलते हैं परसेंटेज में, और यहां पर अगर आपको एसआई एक साल में 5% मिलना है तो 2 साल में 10% मिलता। तो प्रिंसिपल आपका 100% है, 10% का एसआई है, तो अमाउंट 110% बन जाता दोनों मिलाकर, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है उसका अमाउंट कितना बनता, 4 साल तक 5-5% मिलता। देखो 4 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एक साल में 5% तो 4 साल में 20%, यानी कि ये 120% बन जाता है। अमाउंट सेम कर लिया हमने। अब यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लो, ये 0 तो कैंसिल आउट होगा, ये 12/11 आ गया। अब हमसे दूसरे भाग का पूछ रहा था, दूसरा भाग 11 से कटेगा, ये बात पक्का है। और टोटल जो वैल्यू बनेगी 11 और 12 जोड़ लो तो टोटल वैल्यू तो 23 हो गई, लेकिन सवाल में टोटल वैल्यू कितना दे रखा था, ये 2700, 276 पे 1 0। 23 एक कितनी बार में कटेगा, 23 एक बार में, और 23 दूना 46, 12 बार में कट गया। तो एक की वैल्यू अगर 120 है तो हमें किसकी वैल्यू बतानी थी दोस्तों, सेकंड पार्ट वाले यानी 11 की। तो 11 की वैल्यू 12 को 11 से गुना करते हैं 132 आता है, तो 132 पर 0 ये होगा। यूनिट डिजिट भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 11 और 12 इतना मल्टीप्लाई आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल अपने पास ये है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का, सिंपल कर लो। ये 7 या तो 21 आ गया यहाँ पर, और ये हो गया 3 दूना 6, ठीक है। तो ये 21 और 5 26, 26 में से ये 2 गया तो कितना बच गया 24, 24 में से 9 गया तो 15, और ये 5 से कट गया 9 पचे 45 और 9 चौके 36, तो ये प्लस का 36 हो गया और माइनस का 45 हो गया, यही बचा। तो 36 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 51, माइनस का 45 कितना आ गया 6।
तो ये 6 बचेगा अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, यानी कि एफिशिएंट है, और वो एक साथ मिलकर काम को 7 घंटे में कर सकते हैं, तो अनु अकेले उसे कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, या करेगी। आप देखो ये अनु हो गया, ये बिन्नी हो गया, एफिशिएंसी का क्या रेशियो है, तो आप बोलेंगे 4 गुना। ठीक है, यानी कि बिन्नी से 4 गुना, यानी कि बिन्नी की एफिशिएंसी 1 है तो अनु की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। और दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 7 घंटे में कर देते हैं। आप बताओ दोनों मिलते तो 1 घंटे में कितना काम करते, 4 और 1 5 यूनिट का, लेकिन 7 घंटे में टोटल काम करते हैं, यानी कि 35 यूनिट का टोटल वर्क है। बात समझ रहे हो, जो टोटल वर्क है वो कितना है, 35 यूनिट का। और ये काम किससे कराना है, अब केवल अनु से कराना है, तो 35 यूनिट का काम केवल अनु करेगी, तो अनु की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 35/4 आएगा, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। पेरीमीटर का मतलब परिमाप आपको दे रखा है। परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू साइड। 3a की वैल्यू अगर आपको 36√3 दे रखा है तो 3 से इसको काट दो, 12 × 36, यानी कि a की वैल्यू 12√3 हो गया। और हाइट क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ये होता है √3/2 और इंटू का साइड। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 और साइड कितना था अपने पास, 12√3। बात समझ रहे हो। अब ये देखो 2 से कट गया, 2 × 6 = 12 और 6 कितना आ गया, 18 अपने पास। √3 ये और ये √3 मिलके 3 बनेगा, और 3 को 6 से गुना कर दिया, 6 × 18, यानी कि ये होगा। आगे बढ़, अगला संख्या है दो संख्याओं का औसत कितना है, 13 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का औसत 13 है, यानी कि a और b संख्या मान ले तो इनका औसत कितना आएगा, 13। औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योगफल बटा संख्या, तो संख्याओं का योगफल a + b बटा संख्या 2 लिख देते हैं, ये 13 के बराबर हो गया, यानी कि a + b कितना हो गया दोस्तों, 26। 2 इधर चला गया, a + b तो 26 हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि उनके गुणनफल का वर्गमूल, इनका गुणनफल होगा ab और इसका वर्गमूल यानी कि √ab, ये किसके बराबर है, 12 के। तो आप यहां से बताओ कि ab किसके बराबर होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा, ये 144 के बराबर होगा। अब इनके बीच का अंतर बताना है, यानी कि a - b बताना है, तो आपको ऐसा 2 नंबर ढूंढना पड़ेगा। या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है, तो आप बोलोगे कि a + b का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ये देख लो कि यहाँ पर, चलो मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर बोलते a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और माइनस का 4ab, ab कितना है 144, 4 से गुना करोगे तो 4 चौका 16 और 14 चौका 56 और 1 57, तो ये कितना बन गया, 100। ठीक है, यानी कि a - b का जो होल स्क्वायर था ये 100 आ गया, तो a - b कितना होगा, ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूले की बात हो गई, लेकिन फॉर्मूले को मैं काफी कम कंसीडर करता हूं। आप देखो कि हम 144 किसको किसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, तो आप बोलोगे कि 144, देखो 16 9 144 होता है, 18 8 144 होता है, 12 को 12 से गुना करते हैं तो भी 144 होता है। कई सारे ऐसे नंबर्स हैं, लेकिन आपको वो नंबर देखना है कि जिनको जोड़ने पर कितना आए, 26 आए। देखो इनको जोड़ने पर तो 25 आएगा, इनको जोड़ने पर 24 आएगा, और भी है, देखो 26 चौके भी होता है, लेकिन ये तो अब 26 से ऊपर जाने लगा ना, हमें तो जोड़कर 26 ही चाहिए। 36 भी होता है, शायद 36 चौके होता है, 26 चौके नहीं, ये गलत हो गया, 36 चौके होना था। तो ये सब नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें जोड़कर ही 26 चाहिए, तो ये बनेगा 18 और 8 26 बन जा रहा है, और इनका अंतर बताना है, तो 18 में से 8 घटा दो, 10 आएगा। ठीक है, आगे अगला सवाल है अपने पास दोस्तों कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण को 142 के बदले गलती से 42 पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या होगा। देखो अगर हमने 142 को 42 पढ़ लिया था तो गलती कितनी हो गई भाई, आप बोले कि हमने 100 कम पढ़ लिया था, 100 कम पढ़ लिया था, तो अब सही करने के लिए हमें 100 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन औसत में सबको बराबर बराबर हम बांटते हैं, ठीक है, किसी एक को 100 नहीं दे सकते। तो आप बोलेंगे कि कितनी संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी, और हमें 100 बांटना है सब में बराबर बराबर, तो सबको कितना कितना देंगे, 10 10 देंगे। 100 बांटना है 10 संख्याओं में, तो सबको हम 10 10 बढ़ा देंगे, और पहले से एवरेज अगर 46 था और 10 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला सवाल यह है कि एक टीवी की कीमत थी कितनी, 14,500 रुपए, और दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत रह गई 11,890 रुपए, तो डिस्काउंट कितना मिल गया। तो आप देखो ये 14,500 था, बाद में कितना बन गया, 11,890। ये जीरो से तो जीरो कट गया, और भी आप चाहो काटना तो काट सकते हो, या डायरेक्ट आप चेक कर लो कि यहां से कितना भाई डिस्काउंट मिल रहा है। 9 में से 0 गया तो 9 बच गया, और 8 में से 5 बच गया तो कितना बच गया, 3, और 11 में से 14 जाएगा नहीं, हमने उल्टा ही माइनस कर लिया ना, इसमें से इसको माइनस करना था। देखो 0 में से 9 गया तो 1 बच गया, क्योंकि ये 10 है, और ये 4 बच गया, तो 14 में से 8 गया तो ये 6 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 13 में से 11 गया, 3।
361 का डिस्काउंट मिल गया कितने पे भैया, 145.00 पे। हमेशा हम एमपी को नीचे रखते हैं डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए। अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हो तो फॉर्मूला ये हो गया डिस्काउंट के लिए, एमपी बाई एमपी नहीं सॉरी डिस्काउंट परसेंटेज लिख रहे हैं ना, तो ये हो गया डिस्काउंट अपॉन एमपी और इंटू 100। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, जब भी किसी का आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू ऊपर लिख लो और जिससे उतना डिस्काउंट मिल रहा है वो नीचे रख लो। 14,500 से डिस्काउंट मिल रहा था, ये नीचे रख दिया और ऊपर इंटू 100। अब देखो ये 20 से 20 कटेगा। अच्छा ये 19 का स्क्वायर है तो आंसर 19 से कटेगा, ये बात फिक्स है। 19 से क्या ये कटता है 176? नहीं कटता है। 19 से ये कट जाता है, ये नहीं कटता है। ये 19 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है 19% ही आंसर होना चाहिए। फिर आप चेक कर रहे हो, चलो 19 का स्क्वायर कहीं ये कट ना जाए 19 से। ये अप्रोक्सीमेट नहीं पूछ रहा है ना, चलो इसको काटते हैं फिर। ये 5 4 9 और ये कटने का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है। लेकिन ठीक है नहीं कटेगा तो भी ठीक है और अच्छी बात है। 5 से तो कट जाएगा ना। देखो ये 361 है और नीचे है 145। बात समझ रहे हो? हमने सही माइनस किया है ना, ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये जरूर कटता। एक बार चेक करते हैं हमने माइनस सही किया कि नहीं। देखो इसमें से हमें माइनस करना था इसको, ये 0 0 तो हमने हटा दिया था। तो ये 50, ये 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 50 की जगह पर 4 बच गया तो 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 6, और फिर ये रह गया 13, 13 में से 11 जाएगा तो अच्छा 2 आएगा नहीं, ये 261 आना था, सॉरी ये गलत है, 261 आना था। और ये डिस्काउंट मिल गया 145.00 पे इंटू का 100। 20 से 20 कट जाएगा। अच्छा देखो 145 5 से कट सकता है ना, तो इसको 5 से काटो, ये 5 और गुना का कितना है 5 दूना 10, 5 9 45, 29 है। और 29 से कितनी बार में कट सकता है, 7 बार में कट जाएगा। 7 बार में नहीं, 9 दूना 18, 9 3 9 9 81, 9 बार में ये लग रहा है कटेगा। ठीक है 9 9 81, 8 बचेगा और 9 दूना 18 और 8 26, ये 9 बार में कट गया बस। तो कुछ बचा भी कि नहीं बचा? 29 ये 9 बार में कट गया तो अभी ऊपर 9 बचा है और नीचे 5 बचा है। इसका क्या मतलब बना? अच्छा यहाँ का 1 0 छूट गया था, हमने 1 0 कैंसिल आउट कर दिया है ना, तो ये 1 0 कम ही बचेगा और यहाँ 10 बच जाएगा। तो ये 5 दूना 10, 9 दूना 18 ये होगा। देखो मैं सबको मिटा के एक बार अच्छे से आपको बता रहा। देखिए ये 1 0 से हमने 1 0 कैंसिल आउट किया था पहले, उसके बाद इनका गैप जो आया था ये 261 यानी कि डिस्काउंट 261 का था। अब डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो 261 का डिस्काउंट मिला था कितने पर, 1450 पे, क्योंकि 1 0 तो कट गया ना, तो ये 1450 यहाँ पर आना था और गुना का 100, बस ये था। अब 1 0 से 1 0 कट रहा था और ये 29 से 5 बार में कटा था, 29 से 9 बार में कटा था और ये 5 से 2 बार में कटा था। तो 9 दूना 18% आया था, यानी कि 18% आंसर होगा। और वैसे भी यहाँ पर 9 देख के हम 9 का मल्टीपल ढूंढ सकते थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आ गए ये आखिरी सवाल पे। अच्छा अब ये यहाँ पर हमने इंग्लिश वाला शायद छूट गया, कहीं पर इंग्लिश लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। चलो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपए कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। इंग्लिश में कोई समझना चाहते हो तो समझ लो कि एक शॉपकीपर है, उसने किसी आइटम को बाई किया 20% के प्रॉफिट पर, पहले वो उसको सेल करता है, ठीक है 20% प्रॉफिट पे सेल करता है पहले। लेकिन ये कह रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस को 20% कम कर दिया जाए और सेलिंग प्राइस को 10 रुपीज कम कर दिया जाए तो ऐसे में उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ कि क्या हुआ। कोई बात नहीं है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर मैं मान लूं कि सीपी जो था कॉस्ट प्राइस वो 100 था, तो एसपी कितना था, तो आप बोलेंगे पहले 20% के प्रॉफिट पर बेचता है यानी कि एसपी 120 था। अब कह रहा है कि यदि सीपी 20% कम होता यानी कि सीपी 80 ही होता, और तो ऐसे में और 10 रुपए कम होता क्या आपका सेलिंग प्राइस, तो 25% का प्रॉफिट हो जाता है। देखो अगर 80 में खरीद के आप 25% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितना में बेचोगे, 25% प्रॉफिट यानी कि 1/4 का प्रॉफिट ले लोगे। तो 80 का 1/4 20 होगा, यानी कि 20 प्रॉफिट लेकर बेचोगे तो 100 में बेचोगे, यही होगा ना। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना कम हो रहा है यहाँ पर, आप बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस 20% कम हो रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया था 10 रुपए। ये 20% जो है ये 10 रुपए के बराबर है, यानी कि ये हाफ हो रहा है ना। तो हमारा जो क्रैमूल था 100 वो भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 होगा। देखो 20% 10 के बराबर है, यानी कि आधा के बराबर है। 20% को आधा कर दिया तो जो हमने क्रैमूल 100 मान रखा है वो भी आधा हो जाएगा, 50 होगा क्रैमूल। तो 50 यानी कि ये अपना सही आंसर है, ठीक है। और यही आखिरी सवाल था। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। ठीक है, बाय।